हाय एवरीवन। ये हमारा फिफ्थ क्लास होने वाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अगर टाइम मिला तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसके नाम से ही पता चलता है। टू डिकम्पोज मतलब होता है टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। यानी कि एक रिएक्टेंट जो होगा वो डिफरेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स में बन जाएगा। जैसे कि एक्स वाई जेड सपोज एक रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन होके एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने जो जनरल फॉर्म देखा था ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ पे ए बी एक रिएक्टेंट है एंड बी एंड ए जो टू डिफरेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आ गया। और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हमने देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हीट रिक्वायर होता है ए बी को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होता है ए बी को ब्रेक डाउन करने में। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे लाइट एनर्जी रिक्वायर होता है ए बी को ब्रेक डाउन करने में टू सिंपलर ए प्लस बी। नेक्स्ट हमने कुछ एक्टिविटी देखा था जहाँ पे हमने फेरस सल्फेट लिया था जो कि ग्रीन कलर का था और वो ब्राउन कलर में फॉर्मेशन हो रहा था। उसका केमिकल रिएक्शन हमने देखा था FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये हम कैसे पहचानते थे, एक पंजेंट स्मेल आता था। तो मैंने क्या बोला, पंजेंट स्मेल आएगा तो हम जान लेंगे कि वो गैस सल्फर का ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था इंडस्ट्रियल यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसको हम हीट दें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता था। और वो कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाइट वाशिंग ऑफ वॉल में यूज आता है। नेक्स्ट हमने देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, जहाँ पे उसका केमिकल रिएक्शन था लीड नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ इट गिव्स लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। समझ में आया। नेक्स्ट हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे गैस फॉर्मेशन हो रहे थे एंड जो H2O था वो ब्रेक डाउन होके H2 प्लस O2 बनता था। H2 को हम पहचानते थे बाय पॉप साउंड, अगर मैचस्टिक उस गैस के सामने लाएं तो वो पॉप साउंड करता था। और ऑक्सीजन को हम कैसे पहचानते थे, जब आप ऑक्सीजन गैस के साथ जब आप उस गैस के पास कैंडल लाओ तो वो अच्छे से बर्न करने लगता था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर अच्छा बर्न करने लगे तो वो हम जान लेते थे कि वो गैस ऑक्सीजन ही होगा। नेक्स्ट हमने देखा था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे AgCl जो कि ग्रे कलर का था वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन हो जाता था Ag एंड Cl2 एंड Ag जो है वो ग्रे कलर का होता था। ठीक है। एंड ये AgCl का जो ब्रेक डाउन है 2Ag प्लस Cl2, इसका एक एप्लीकेशन है जिसके हमने भूल गया था, वो है फोटोग्राफी इमेजिंग। ये वाला एक उसका एप्लीकेशन है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, 2 मिनट के बाद। नेक्स्ट हमने एक टेबुलेशन किया था जहाँ पे आप इजीली एक साथ 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। अभी हम देखेंगे जो मैंने आपको बोला एक एप्लीकेशन AgCl का, फिफ्थ क्लास। हाँ, ये हमारा सपोज एक प्लेट है जहाँ पे हमने AgCl लगाए हैं। ये जो व्हाइट कलर का मैं जो पेंट कर रहा हूँ वो आप मान लीजिए कि वो AgCl है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। ये मैंने क्या बोला, ये AgCl है। ठीक है। नेक्स्ट इसके सामने और एक प्लेट है, बंद है चारों ओर से, मतलब जैसे वो थिन प्लेट होता है वैसे है। और बीच में थोड़ा सा ऐसा गैप है, इसमें एक सपोज होल है। अगर हम लाइट यहाँ से ऐसे पास कराएंगे, सपोज ये टॉर्च है और यहाँ से लाइट रेज आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर लाइट रेज आए और यहाँ से पास किए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम डिट्टो। यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे भी वैसे ही ये ग्रे कलर का हो जाएगा। जितने एरिया में सिल्वर नाइट्रेट के लाइट
फॉल करेगा उतना एरिया ग्रे हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इतने पार्ट में जो AgCl है वो लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा है, और इतने पार्ट का AgCl कन्वर्ट हो गया है, डिकम्पोज हो गया है Ag में। तो वो Ag ग्रे कलर का होता है। इससे हम जान सकते हैं कि ये होल का जो इमेज है वो यहाँ पे डार्कन हो गया है। जैसा होल होगा वैसा ही एक इमेज बन जाएगा। अगर ये सर्कल होता तो यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया में जितने AgCl हैं वहाँ डार्कन हो जाते। अगर ये ट्रायंगल होता होल यहाँ पे, तो ट्रायंगल से ही लाइट पास करते और यहाँ पे ट्रायंगल सा एक AgCl ट्रायंगल एरिया में रिएक्ट करता और ट्रायंगल एरिया में एक डार्कन हो जाता। इस तरह हम AgCl में फोटोग्राफी इमेजिंग करते हैं। समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, आपको एक सरफेस लेवल पे नॉलेज है व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ आपके आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है। यहाँ पे थोड़ा और 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। अभी ए रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब जो रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ता है या फिर वो रिएक्शन होने के लिए सराउंडिंग से हीट ले लेता है और वो रिएक्शन होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है सराउंडिंग में। मैंने क्या बोला? हीट रिलीज टू द सराउंडिंग, वहां पे हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा? उसका सराउंडिंग बिकम कूलर। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये टेस्ट ट्यूब है, अगर हीट यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ का हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे ये हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ का हीट भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो इस सराउंडिंग क्या होगा? कूल डाउन हो जाएगा। हीट अगर अंदर चला गया तो सराउंडिंग में क्या बचेगा? हीट नहीं बचेगा। हीट नहीं बचेगा, उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? कोल्ड हो जाएगा, कूल हो जाएगा सराउंडिंग। इसीलिए जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो सराउंडिंग कूलर होता है। और यहाँ पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां पे क्या होता है? हीट सराउंडिंग में रिलीज होता है, इसीलिए ये जो सराउंडिंग है ये हीट हो जाता है। समझ में आया? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर से एब्जॉर्ब होता है, लैक ऑफ हीट इन सराउंडिंग कॉजेज द सराउंडिंग टू बी कूलर। लैक ऑफ हीट होता है यानी कि सराउंडिंग कूल होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, इसीलिए सराउंडिंग में हीट या फिर वार्मर फील होता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, अगर टेस्ट ट्यूब को हम टच करेंगे तो कूलर फील होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है तो अगर टेस्ट ट्यूब को हम टच करेंगे तो वो वार्मर फील होगा। समझ में आ गया? उसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है BaOH प्लस 2NH4Cl गिव्स BaCl प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है CO प्लस H2O गिव्स CaOH प्लस हीट। ये हीट यहाँ पे रिलीज हुआ और इसमें हम अगर टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब कूलर फील होगा। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट अभी हम देखेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम एग्जैक्ट नेमिंग ही किया गया है इन सब का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता होगा एक्चुअल में। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्या था डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब सोच सकते हैं क्या? मतलब उसका जगह चेंज होना।
या फिर अपने जगह से डिस्प्लेस होना। डिस मतलब अपने जगह से हट जाना और दूसरे प्लेस में जाना, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यही एक थॉट है जो कि डिस्प्लेसमेंट का है, वही यूज हुआ है इस केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जहाँ पे एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ ये कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ये अभी आपको देखने को ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है पहले, व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दूसरा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने क्या बोला, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जहाँ पे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था उसकी जगह में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जिस कंपाउंड में सपोज एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसकी जगह में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसका जगह ले लेगा और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट उस कंपाउंड से हट जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो। जनरल फॉर्म क्या है इसका, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। यहाँ पे ये जो बी है ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और ये जो ए है ये मोर रिएक्टिव है। और जो कंपाउंड का बात कर रहे हैं ये है वो कंपाउंड। अभी समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या था, इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल ए डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल जो कि यहाँ पे बी है फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड दे फॉर्म। ये बी सी से बी डिस्प्लेस हो जाएगा यानी कि हट जाएगा और उसके जगह ए आ जाएगा, यानी कि बी सी से बी हट गया, सिर्फ सी बचा और वहां पे ए ऐड हो गया, बी और ए सी बन गया, और वो जो लेस रिएक्टिव मेटल था या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट था वो एक्स्ट्रा हो गया। अभी एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। अभी ये जो आयरन है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। कॉपर इज ए लेस रिएक्टिव मेटल देन आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव है। एज आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसमें कूद आ जाएगा, FeSO4 बना लेगा। मैंने क्या बोला, CuSO4 कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर वो डिस्प्लेस हो जाएगा और Fe उसका जगह ले लेगा और कॉपर एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, CuSO4 कंपाउंड है, वहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर है और मोर रिएक्टिव एलिमेंट Fe है। एज Fe इज मोर रिएक्टिव, ये Cu को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर की जगह में आयरन आ जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी एक एक्टिविटी को मैं बताऊंगा आपको, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी में हमको क्या बोला है, सपोज हम एक बीकर लेंगे जो कि जहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने डाला है, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है वो हमको पता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया है CuSO4, और ऐसा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम दो टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। अभी हम टेस्ट ट्यूब ए में क्या करेंगे, एक आयरन का नेल डालेंगे, ठीक है। एक ऐसे का आयरन का नेल है
Fe आयरन का नेल है। हम इस नेल को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ए में ऐसे डाल देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स हमको क्या देखने को मिलेगा, एक ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा जहां पे आफ्टर दैट रिएक्शन ये जो आयरन नेल है अगर उसको हम बाहर निकालें तो उसके सरफेस में एक कॉपर का लेयर बन गया होगा, कॉपर डिपॉजिट हो गया होगा, ऐसे करके डिपॉजिट हो गया होगा आयरन नेल के चारों ओर, कॉपर का एक लेयर बन गया होगा। एंड जो ये सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। पहले ब्लू था, अभी ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है, समझ में आ गया। अभी ये ऑब्जर्वेशन हमको क्यों देखने को मिल रहा है, आइए वो भी अभी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, पहले जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने लिया था CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, ये रिएक्शन फॉलो करेगा। जहाँ पे हमने आयरन नेल डाला था, आयरन नेल एंड CuSO4 हमने सॉल्यूशन लिया था जो कि ब्लू कलर का है, वो CuSO4 FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि ग्रीन कलर का है। आफ्टर 20 मिनट ग्रीन कलर को मिला एंड CuSO4 ब्लू कलर का था, आफ्टर फॉर्मिंग FeSO4 वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। एंड जो आयरन में कॉपर डिपॉजिट हुए हैं, वो जो ये वाला जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वही कॉपर जाके आयरन में डिपॉजिट हो गया है। समझ में आ गया एक्टिविटी क्या है। आयरन नेल हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, वही आयरन नेल का जो आयरन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड वो FeSO4 सॉल्यूशन बनाता है। FeSO4 सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है एंड ये जो Cu जो डिस्प्लेस हुआ है वो आयरन नेल में एक लेयर डिपॉजिट कर लेता है। समझ में आ गया रिएक्शन। अभी हाँ, ये जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए वो डिस्प्लेस कर पाया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी और नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, Zn जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस CuSO4 जो कि एक वो बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में है एंड इन ZnSO4 ये एक्वा स्टेट में है। ठीक है, अभी ये Zn जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एंड जो कॉपर है वो less reactive. So zinc can displace copper from copper sulfate solution and form ZnSO4 zinc sulfate and displace Cu। यानी कि zinc is more reactive than copper। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारा है Pb जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस CuCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, गिव्स PbCl2 ये भी एक्वस फॉर्म में है प्लस Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में है। नाउ ये जो लेड है ये भी मोर रिएक्टिव है फ्रॉम कॉपर, लेस रिएक्टिव एंड इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन एंड फॉर्म लेड क्लोराइड। जहाँ पे लेड क्लोराइड बन रहा है एंड कॉपर फिर से डिस्प्लेस हो गया है। समझ में आ गया इतना रिएक्शन। अभी जो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है ये हमको थोड़ी हर वक्त याद रहेगा। उसको याद करने के लिए मैं आपको एक टेबल देता हूँ वो आप याद कर लीजिए। दैट इज मोस्ट रिएक्टिव है पोटासियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम,
ये जो है इसको हम याद रख सकते हैं बाय रिमेम्बरिंग एक स्टेटमेंट को याद रख लेंगे और उसका जो पहला लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। वो सेंटेंस है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। ये स्टेटमेंट एक आप याद कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। पहला लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट्स, जो लास्ट का होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा एंड जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था फ्रॉम इट्स कॉम्पाउंड, फ्रॉम कॉम्पाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता था और वो उसकी जगह आ जाता था और वो बनाता था AC+B, जहाँ पे B वो जो डिस्प्लेस हुआ है वही एलिमेंट है। उसका एक एग्जांपल देखा हमने जहाँ पे Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu होता है एंड जो ये Cu होता है वो पता है आपको ब्लू कलर का होता है एंड ये FeSO4 ग्रीन और लाइट ग्रीन। इतना आपको पता चल गया। एंड अगर हम एक्टिविटी करें, अगर एक नेल डालें तो CuSO4 डिस्प्लेस होके Cu डिस्प्लेस हो गए आयरन नेल के सरफेस में एक लेयर डिपॉजिट करेगा ऑफ Cu एंड वो कलर चेंज होके FeSO4 का जो सॉल्यूशन का कलर है ग्रीन कलर है वो ले लेगा। नेक्स्ट हमने कुछ देखा एग्जांपल जहाँ पे हमने जाना जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखा और उसको कैसे याद रखते हैं वो हमने सीखा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डायरेक्ट उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा या फिर दो जगह में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था, मतलब उसकी जगह से हटा लेता था। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कैटायंस एंड एनायंस का रोल रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि जो कंपाउंड होगा उसका कैटायंस एंड एनायंस एंड जो कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट करेगा उसका कैटायंस एंड एनायन एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेंगे या फिर एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क करेगा। उसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज ए केमिकल रिएक्शन in which two compound ions to form two different प्रोडक्ट्स। अभी आपको ये बात तो पता ही होगा, जब ए बी सपोज ए कंपाउंड है, ठीक है, वो अगर उसका हम पानी में डालें या फिर कोई सॉल्यूशन बनाएं, अगर हम उसे कहते हैं डिसोसिएट हो गया तो उसका मतलब क्या होता है, कैटायंस एंड एनायन में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मतलब कैटायंस और एनायंस में टूट जाता है। सपोज ये सॉल्यूशन बनने के बाद ए प्लस एंड बी माइनस आयन्स बना, ये ए प्लस भी आयन है एंड बी माइनस भी आयन है। ये जो ए प्लस आयन है, ए प्लस आयन जिसका चार्ज पॉजिटिव है, ऐसे आयन्स को हम कहते हैं कैटायन। इतना पता है आपको। एंड जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, इन्हें हम कहते हैं एनायंस। एंड कैटायंस एंड एनायन मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए।
समझ में आ गया? नेक्स्ट अभी जो बोलूँगा मैं उससे ध्यान से देखिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एंड आयंस एक्सचेंज कैसे होते हैं, ठीक है? अभी देखिए, सपोज़ 2 कंपाउंड हैं, AB प्लस CD, ठीक है? ये डिसोसिएट होके A प्लस आयन एंड B माइनस आयन फॉर्म करेगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। वैसे ही CD भी डिसोसिएट होके C प्लस आयन एंड D माइनस आयन फॉर्म करेगा। नाउ ये कंपाउंड 1 है, कंपाउंड 2 एंड ये कंपाउंड 1 है, ठीक है? अभी इनका जो आयंस है, कैटायंस एंड एनायंस, ये कैटायन A प्लस एंड C प्लस एंड ये एनायंस B माइनस एंड D माइनस। अभी क्या होंगे, कंपाउंड A का एनायन, कंपाउंड A का कैटायन सॉरी, एंड कंपाउंड 2 का एनायन, देन कंपाउंड 1 का एनायन एंड कंपाउंड 2 का कैटायन मिक्स होके फॉर्म करेंगे AD, मतलब A जो है कंपाउंड 1 का कैटायन है एंड D जो है कंपाउंड 2 का एनायन है, प्लस C जो है कंपाउंड 2 का कैटायन है एंड B जो है कंपाउंड 1 का एनायन है। इसी तरह दो कंपाउंड अपने आयंस यानी कि कैटायंस एंड एनायन एक्सचेंज कर लेंगे और दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। समझ में आया? अभी थोड़ा आइडिया आ गया कैसे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl। इसमें ये जो कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2, यहाँ पे ये डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा Na प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस आयन, SO4 2 माइनस आयन, ठीक है? एंड ये डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा, BaCl डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा Ba2 प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। तो यहाँ पे भी कैटायंस एंड एनायन पेयर हैं, कैटायंस एंड एनायन ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब इसका कैटायन और इसका एनायन एंड इसका एनायन एंड इसका कैटायन ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे और प्रोडक्ट में देंगे BaSO4, जो Ba है वो कंपाउंड 2 का कैटायन था एंड SO4 जो है वो कंपाउंड 1 का एनायन था। समझ में आया कैसे एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ? और एक बात याद रखिए, जो कैटायंस के ऊपर ही मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये वाला, ये 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 इन दोनों कैटायंस प्लस एनायंस प्लस कर देने से 0 होना चाहिए, समझे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, -2 एंड सोडियम में एक प्लस है बट यहाँ पे 2 है तो +2 इक्वल टू 0। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे +2 है, +2 बट इसमें माइनस चार्ज है लेकिन 2 क्लोरीन एटम है तो -2 इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को? ऐसे ही Ba 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस है यानी कि +2 -2 इक्वल टू 0, ये भी न्यूट्रल बैलेंस है। ऐसे ही Na प्लस Cl माइनस, तो +1 -1 इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे न्यूट्रल है? अब ये जो 2 है ये एक्चुअली इन NaCl होल का इंटू 2 है यानी कि 2 NaCl कंपाउंड है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? इन दोनों का न्यूट्रल हो गए 0 इंटू 2 है, मतलब 0 इंटू 2 0 ही आएगा ऑलवेज। तो क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ BaCl2 प्लस
सॉरी गिव्स BaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। समझ में आ गया कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे उसको अंदर का चीज जानते हैं कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट, अभी जो आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी एक्टिविटी में बोला है कि एक यहाँ पे 2 बीकर हैं एंड पहला बीकर में है Na2SO4 एंड दूसरा बीकर में है BaCl2। अगर इन दोनों बीकर को अगर मिक्स कर दें, हम जोड़ दें, तो वो क्या बनाता है, दूसरे बीकर में एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ ऐसे नीचे कुछ जम जाएगा। जो ये नीचे जम गया है, हाँ, हम दोनों से मिला दिए हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, NaCl प्लस BaSO4। ये जो नीचे जम गया है इसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब ए सब्सटेंस which is insoluble hence settled down। ये जो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस बने जो कि इनडिसॉल्वेबल होंगे, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसीलिए वो नीचे जम गए हैं, इनको कहते हैं हम प्रिसिपिटेट। इस केस में प्रिसिपिटेट जो बना है ये व्हाइट कलर का, ये है BaSO4। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, वहाँ पे एक प्रोडक्ट निकला जो कि इनसॉल्युबल होगा उस सॉल्यूशन में, और जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल होता है यानी कि वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। और इस केस में हमारा जो प्रिसिपिटेट बना है वो है BaSO4 जो कि नीचे जम गया है, और उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। इतना समझ में आ गया एक्टिविटी में, इतना ही है। Na2SO4 प्लस BaCl2 को हम मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन के साथ साथ एक प्रिसिपिटेट भी बना जो कि इनसॉल्युबल है टू द सब्सटेंस, टू द सॉल्यूशन, जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाया और नीचे जम गया, और वो क्या है, BaSO4। और उसका केमिकल रिएक्शन ये है। समझ में आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी और एक एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है PbNO3 2 plus 2Ki gives PbI2 plus 2KNO3। अभी ये जो PbNO32 है, ये डिसोसिएट होके आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, और क्या क्या आयन बनाएगा, क्या क्या कैटायंस एंड आयंस बनाएगा, Pb2 प्लस, एंड जो एनायन बनाएगा वो होगा NO3 माइनस, एंड जो ये Ki है ये डिसोसिएट होके बनाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, NO3 माइनस, एंड ये डिसोसिएट होके बनाएगा K प्लस, एंड I है तो I माइनस। ठीक है, अभी इन दोनों में से ये दो कैटायंस हैं एंड ये दो एनायन है, तो इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा ऑफ कैटायन एंड एनायन। समझ में आया कैसे एक्सचेंज हो गया, एंड वो फॉर्म करेंगे PbI2 एंड 2KNO3। इसमें भी, इस सॉल्यूशन में भी एक प्रिसिपिटेट बनाएगा, ये वाला PbI2 जो है वो भी प्रिसिपिटेट बनाएगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकता सॉल्यूशन में, वो प्रिसिपिटेट बनाएगा, और वो प्रिसिपिटेट का कलर येलो होगा। ये आप याद रख लीजिए, दो बीकर में अगर PbNO3 2 एंड 2Ki लें, उसको मिक्स कर दें तो वो सॉल्यूशन बनाएंगे, और उस सॉल्यूशन में एक प्रिसिपिटेट बनेगा जो कि होगा PbI2, एंड जो PbI2 होगा वो येलो कलर का होगा। PbI2 येलो कलर प्रिसिपिटेट बनाएगा, येलो प्रेसिपिटेट। समझ में आ गया। एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इसीलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
आज के क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा? पहले तो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और उसका जगह ले लेता है एंड एज डिस्प्लेस होता है एक एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट का रोल रहता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस दैट इज कैटायंस एंड एनायन का रोल रहता है। समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu2 प्लस, जहाँ पे Cu2 प्लस डिस्प्लेस हुआ है, Cu2 प्लस आयन डिस्प्लेस हुआ है एंड जो रिजल्ट फॉर्म हुआ है FeSO4 वो लाइट ग्रीन कलर का है एंड CuSO4 पहले ब्लू कलर का था एंड रिएक्शन करके ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा एक्टिविटीज में, ये पढ़ा हमने। नेक्स्ट हमने पढ़ा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है। नेक्स्ट हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ पे शुरू से लास्ट तक हमने कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ये हमने जाना। नेक्स्ट हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे कैटायंस एंड एनायंस का रोल है और वो एनायंस एंड कैटायन एक दूसरे में एक्सचेंज करके बनाते हैं टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उसका एग्जांपल क्या है, पहले Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl। और यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। कंपाउंड 1 का कैटायन एंड कंपाउंड 2 का एनायन मिल जाते हैं एंड कंपाउंड 1 का एनायन एंड कंपाउंड 2 का कैटायंस मिलकर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नाउ ये जो कैटायंस के चार्ज हैं वो हमेशा जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन दोनों का चार्ज मिला के हमेशा 0 ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2 है, दो सोडियम आयन का +2 एंड -2 0। ऐसे ही BaCl2 प्लस एंड Cl यहाँ पे एक सिंगल माइनस है, मतलब सिंगल चार्ज है और 2Cl है, इसीलिए +2 -2 = 0। ऐसे ही चार्ज उसका बैलेंस होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट हमने एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देखा, जहाँ पे हमने Na2SO4 प्लस BaCl को मिक्स किया। मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बना और सॉल्यूशन के साथ साथ एक ऐसा सब्सटेंस बना जो कि उस सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाता है और वो नीचे जम जाता है। उसको हम, जो नीचे जम जाता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या मैंने बोला, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और वो इनसॉल्युबल होता है टू द सब्सटेंस और सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बना था BaSO4 जो कि व्हाइट कलर का होता है, जो कि इनडिसॉल्वेबल होता है। नेक्स्ट हमने और एक एग्जांपल देखा, PbNO3 2 प्लस 2Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का एंड वो येलो कलर प्रेसिपिटेट क्या होता है, PbI2। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन।